तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर 3 जो कि है गवर्नमेंट। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन से कैसे लोगों को परेशानी होती है। ठीक है, डाइवर्सिटी तो अच्छी चीज़ थी लेकिन डिस्क्रिमिनेशन बेकार चीज़ थी, तो कैसे हल निकाला जाए ये सारा चीज़ हमने उसने देखा। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट क्या होता है, मतलब जो सरकार होता है वो क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, कितने इसके लेवल्स होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, एक कहानी की तरह पढ़ेंगे और एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट के। यहाँ पर कह रहा है कि गवर्नमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंट्री। जाहिर सी बात है, सरकार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है, जैसे एग्जाम्पल दें, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है क्लासरूम का। जैसे आप लोग जब स्कूल में जाते होंगे, जब आपके क्लासरूम में जब टीचर वगैरह नहीं आती होंगी तो बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते होंगे, ठीक है, और कन्फ्यूज हो जाते होंगे कि क्या पढ़ें या क्या करें, कुछ समझ नहीं आता तो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। तो उसी तरह से इंडिया में भी या किसी भी कंट्री में, ठीक है, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में अगर डेमोक्रेटिक नहीं है वो, तो वहाँ के जो लोग होंगे क्या करेंगे, इधर उधर की काम करेंगे, क्राइम करेंगे, ठीक है, चोरी डकैती करेंगे। तो गवर्नमेंट का होना तो बहुत ज़रूरी है। तो वही सब पढ़ना है कि क्यों ज़रूरी है। तो इसीलिए ज़रूरी है ताकि क्राइम वगैरह ना हो, वहाँ के लोग अच्छी तरह से रहें, खुश रहें, ठीक है, शांति से रहें। तो ये सब है। कह रहा है इफ़ नेसेसरी टू हैव समबडी और सिस्टम टू कंट्रोल द सिचुएशन। इन सब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। अब सिस्टम वो कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट हो या डिक्टेटरशिप हो या कुछ भी हो। तो मतलब पहले हम गवर्नमेंट देखेंगे कि गवर्नमेंट कितने तरह के होते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्यों ज़रूरी है ये, ठीक है, सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। फिर कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, इन डेमोक्रेटिक कंट्री और गवर्नमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे 3 तरह का गवर्नमेंट होती है। एक होता है हमारा मतलब जो लोगों के द्वारा चुना जाता है, जैसे इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। सेकंड होता है हमारा मोनार्की, जैसे राजा रानी जो होते हैं, ठीक है, वो देश चलाते हैं। और जो तीसरा होता है वो होता है डिक्टेटरशिप, जो तानाशाही होते हैं। मतलब पहला जो लोगों के द्वारा चलता है, ठीक है, जैसे इंडिया। दूसरा होता है जो राजा रानी चलाते हैं, और तीसरा जो होता है तानाशाह लोग चलाते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। तो पहला हम देखेंगे गवर्नमेंट, ठीक है। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, किस लिए मतलब गवर्नमेंट बनती है। अ गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन मतलब होता है संस्था एक तरह से, ठीक है, जहाँ से आप लोग कोचिंग करते हैं ना इंस्टीट्यूशन में, उसी तरह का एक संस्था होता है जहाँ पर बस पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं। डैट मेक्स पॉलिटिकल डिसीजन टू रन अ कंट्री, जो कि क्या करती हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस लेती हैं, ठीक है, डिसाइड करती हैं कि होना चाहिए लोगों के देश को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये होता है मतलब गवर्नमेंट का कि किस लिए गवर्नमेंट हमें, मतलब क्या मतलब है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ज़रूरी होता है कंट्री को रन करने के लिए, कंट्री को विकास करने के लिए, ठीक। इट रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग अ कंट्री और स्टेट। या मतलब ग्रुप ऑफ लोग, मतलब कि कुछ लोग होते हैं जैसे 1.5 करोड़ या 100 करोड़ 50 करोड़, जैसे हमारे लोग, जैसे हमारा इंडिया है उसमें लगभग 150 करोड़ लोग हैं। तो उन 150 करोड़ लोगों को संभालने के लिए गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब हुआ गवर्नमेंट का। अब कहते हैं गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है, नीड, ठीक है, द नीड फॉर गवर्नमेंट टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। जो हमारे लॉ और ऑर्डर होते हैं, जिससे जो मतलब ऑर्डर मतलब कि जो सेवाएं होती हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना होता है। लॉ जो तो होता है हमारा वकील वगैरह या कोर्ट वगैरह जो होते हैं, उन सबको मान के हम लोग को चलना पड़ता है। अगर वो मान के नहीं चलेंगे, जैसे आपकी क्लास में जो दंगे होते हैं जिससे शोर शराबा होता है बच्चों के द्वारा, वैसे ही देश में क्या होगा, लूट पाट मचेगा, चोरी होगा, मर्डर होगा, क्रिमिनल से सब मतलब खुली ओपनली करेंगे। तो एक तरह से ये मतलब देश बर्बाद हो जाएगा बिना गवर्नमेंट का। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए गवर्नमेंट हमें ज़रूरी है, हमारे लिए, लोगों के लिए ज़रूरी है, ताकि उनको मतलब पीस की तरफ ले जा सके। पीस मतलब कि शांति की तरफ ले जाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, कि मतलब गवर्नमेंट क्या काम करती है, क्या काम करती है देखते हैं। द गवर्नमेंट अफेक्ट आवर डेली लाइफ इन मैनी वेज। जो गवर्नमेंट है हमारे डेली के मतलब कि रोज़मर्रा के लाइफ में एक भूमिका निभाती है। अब भूमिका कैसे निभाती है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले जो काम करती है गवर्नमेंट वो है हमारा मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। मतलब अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन ना किया जाए तो जैसे मैंने कहा कि चोर डाकू मर्डर्स ऐसे ओपनली घूमेंगे, ठीक है, और सबको एक दूसरे से डर लगा रहेगा और रोज़ दंगे होंगे। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जरूरी है। और ये कौन करवाता है, गवर्नमेंट करवाती है, जिसने लोगों के द्वारा चुना गया है, ठीक। इट इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री। मतलब देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखती है, ठीक है, बांध के रखती है। इट मेक्स एंड इम्प्लीमेंट लॉ फॉर दिस पर्पज़। ये जो गवर्नमेंट है इम्प्लीमेंट मतलब लागू करती है, इम्प्लीमेंट होता है लागू करना, लागू करना।
ये गवर्नमेंट जो है इस लॉ एंड ऑर्डर को लागू करती है ताकि शांति बना रहे देश में, ठीक है। इन द केस ऑफ डिस्प्यूट और क्राइम, अगर दंगे होते, डिस्प्यूट मतलब होता है दंगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे हिंदी, दंगा या क्राइम जब होता है देश में तो गवर्नमेंट उसको सॉल्व करती है, ठीक है। कोर्ट जो है उसको, जो कोर्ट होते हैं, कोर्ट कचहरी जो होते हैं, आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी मतलब सरकार के ही, गवर्नमेंट के ही पार्ट हैं, तो उनको सजा वगैरह सुनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है गवर्नमेंट का फंक्शन, पहला फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी, मतलब लोगों को, मतलब उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उनका ध्यान न करना, लोगों का ध्यान न करना सरकार का काम होता है। देखते हैं, द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों का ख्याल रखती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है। इट प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटी टू द पीपल सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी। जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए काम करती है और प्रोवाइड करवाती है फैसिलिटी मतलब सुविधाएं प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे कि फ्री एजुकेशन देती है, जैसे सरकारी स्कूलों में होता है ना, फ्री एजुकेशन मिलता है, तो उस तरीके से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। हेल्थ केयर मतलब कि जैसे दवाएं फ्री में देती हैं, जैसे होता है ना, हर ज़िले में एक अस्पताल होता है, सरकारी अस्पताल, जहाँ पर दवाएं बहुत सस्ती मिलती है, बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है, ठीक है। ये सब गवर्नमेंट की क्या है, फैसिलिटीज़ हैं लोगों के लिए। तीसरा फैसिलिटी आता है ट्रांसपोर्टेशन मतलब बस चलवाना, ठीक है, ट्रेन चलवाना, ठीक है, ये सब लोगों के लिए सरकार काम कर रही है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, सरकार इलेक्ट्रिसिटी देती है लोगों को, हाँ उसके लिए पैसा लेती है, क्योंकि बिना पैसे का इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पाएगा, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें काम करती है। प्रोवाइड्स सप्लाई फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड पोस्टल रेलवे सर्विस, ये सब सारी चीज़ें काम गवर्नमेंट करती है, किसके लिए, लोगों के लिए। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट, मतलब एक सरकार की जिम्मेदारी है ताकि इंडिया में जितने लोग रह रहे हैं वहाँ सारे लोग क्या हों, भूखे न सोए, सबको खाना मिल सके खाने के लिए। जो तीसरा फंक्शन आता है सरकार का वो होता है सोशल इशूज़ जैसे इट टेक एक्शन ऑन मेनी सोशल इशूज़, फॉर एग्जांपल इट मेक सेवरल प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंट देम टू हेल्प द पुअर पीपल, मतलब ये कुछ प्रोग्राम बनाती है सरकार ताकि गरीब लोगों की मदद किया जा सके, जैसे सस्ते दवाई देना, सस्ता एजुकेशन देना, ठीक है, सस्ते खाने देना, खाना वगैरह सब सस्ता देती है। इट आल्सो मेक्स वेरियस लॉ टू प्रिवेंट फीमेल फोर्टिसाइड्स एंड सो ऑन, और ये एक स्पेशल लॉ भी बनाती है रोकने के लिए फोर्टिसाइड्स को। अब फोर्टिसाइड्स क्या होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मतलब ज़्यादातर जो इंडिया में होता है ये कि जो मतलब लेडी रहती है, औरतें रहती हैं, वो अपने बच्चे को गर्भ में ही मार देती है। इन सबको रोकने के लिए, ताकि मतलब ये फोर्टिसाइड ना हो, मतलब गर्भ में बच्चा ना मरे, या मतलब बच्चा मतलब कुछ मिला के फोर्टिसाइड ना हो, इन सबको रोकने के लिए एक बहुत ही कड़ी लॉ बनाया गया है, बहुत ही हार्ड लॉ बनाया गया है ताकि ये सब चीज़ें रोका जा सके। तो सोशल इशूज़ है सब, ठीक है, ताकि लोगों की मदद किया जा सके। जो गवर्नमेंट का नेक्स्ट फंक्शन है, मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका है कि बॉडी को, मतलब बाउंड्री जो होता है, मतलब देश की जो सीमाएं होती हैं वहाँ पर आर्मी से प्रोटेक्ट करवाना, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री फ्रॉम द एनिमी कंट्रीज, मतलब जैसे पाकिस्तान और इंडिया है, हमेशा लड़ते रहते हैं, पाकिस्तान वाले होते ही हैं चिरकुट, वो क्या कहा जा सकता है कि मतलब उन लोग से हमेशा बचने के लिए क्या करती है, बाउंड्रीज को सुरक्षित रखती है ताकि अंदर के जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सकें, ठीक है। इट मेंटेन्स पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्री, जो हमारा देश है तो और सारे कंट्रीज़ के साथ अच्छा रिलेशन बना कर रखता है ताकि इंडिया के लोग अच्छे से रह सकें, ठीक है। तो प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज, सीमाएँ प्रोटेक्ट करता है सरकार ताकि दंगे वंगे ना हो बाहर से। अंडरटेक रिलीफ मेजर, जैसे कोई जब बहुत बड़ा हादसा होता है या कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसमें काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचता है, तो उस नुकसान को भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट काम करती है। जैसे इन द केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक मतलब भूकंप आता है, या सुनामी आती है, या बाढ़ आता है, या सूखा पड़ता है, तो उस समय में गवर्नमेंट क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है दवाएँ या असिस्ट करती है अफेक्टेड लोगों को। अफेक्टेड मतलब जो उसमें से जो जिस लोगों को नुकसान पहुँचता है उनको सरकार क्या करती है, भरपाई देती है, दो लाख रुपए देती है, खाना वगैरह देती है, ठीक है, सब चीज़ उनको सरकार देती है ताकि वो लोग अच्छे से रह सकें। नेक्स्ट जो फंक्शन है गवर्नमेंट का वो आता है मेक्स लॉ फॉर एवरीवन, सबके लिए, इंडिया में जो भी लोग रहते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए लॉ बनाती है, एक जैसे लॉ, तो सब पर फॉलो हो। ये नहीं है कि जो बड़े लोग हैं वो क्राइम करेंगे तो बच जाएंगे, नहीं, कोई भी रहेगा अगर क्राइम करता है वो तो उसको पनिश मिलेगा, सजा मिलेगा, तो सबके लिए लॉ बनाती है। क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट मेक्स रूल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंटरेस्ट और ईच ऑफ इट्स सिटीजन, हर एक लोग उसको
फॉलो करें, और जब सब लोग फॉलो करेंगे तभी सबकी सुरक्षा हो पाएगी। अदरवाइज उसके बाद अलावा द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, डिफरेंट ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ में क्लैश विद ईच अदर। अगर ये मतलब लॉज नहीं रहेंगे, जो लॉज बनाए गए हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, जो कानून बनाए गए हैं, अगर इनको हटा दिया जाए तो डेली बाई डेली क्लैशेस होंगे, मतलब कि झगड़े होंगे, दंगे होंगे, क्राइम होगा, चोरी होगा, ये सब होता रहेगा इंडिया में। तो इसको हटाने के लिए जो गवर्नमेंट है लॉज बनाती है सबके लिए एक समान। सो द गवर्नमेंट टेक्स कलेक्टिव डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। मतलब जो उनको जिन लोगों ने सरकार बनाया है उस गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट सबके लिए क्या करती है, एक लॉ बनाती है ताकि देश में शांति फैली रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जैसे एग्जांपल ले लें, द गवर्नमेंट हैज़ मेड रूल टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर। जैसे एक गवर्नमेंट का रूल है कि चाइल्ड लेबर को बचा रहा है। चाइल्ड मतलब बच्चा और लेबर मतलब मेहनत, ताकि जो 14 साल के बच्चे रहते हैं, अगर 14 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, अगर उनसे कोई लेबर करवा रहा है, मतलब उनसे कोई काम करवा रहा है, जैसे चाय बिचवा रहा है या मतलब बर्तन मजवा रहा है या झाड़ू पोछा करवा रहा है, मतलब 14 साल के बच्चे से काम करवा रहा है, अगर ये पुलिस को पता चलता है तो उसको क्या होगा, जेल भी हो सकती है और काफ़ी बड़ा जुर्माना भी भरा जा सकता है। ये बहुत बड़ा क्राइम है चाइल्ड लेबर। यहाँ पर दिया है, द गवर्नमेंट हैज़ मेड द रूल टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर इफ़ एनीबडी एम्प्लॉय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, 14 साल के अगर कम का बच्चे से कोई काम करवाता है, लेबर करवाता है, ही और सी कैन बी जेल्ड, उसको जेल हो सकती है या बड़े पैसे उसको देने पड़ेंगे, या 2, 3, 4, 5, 10 लाख तक देना पड़ता है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि छोटे बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता क्योंकि उनका एज होता है खेलने कूदने का। ठीक, द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर्स रिलेटेड टू इशू। जो कोर्ट है इससे ऑर्डर देती है कि ये छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते आप। इफ अ पर्सन कंप्लेन इन द कोर्ट दैट द चिल्ड्रेन आर बीइंग एम्प्लॉयड इन द नेबरहुड, द कोर्ट कैन गिव द ऑर्डर टू पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द इशू एंड द गिल्टी शुड बी पनिश्ड। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं पता चलता है कि आपके बगल में जो छोटे बच्चों को काम करवाया जा रहा है, ठीक है, फोर्सफुली उनको काम करवाया जा रहा है, अपने घर का काम करने में नहीं, दूसरे घर का काम करवा रहे हैं, ज़बरदस्ती करवा रहे हैं छोटे बच्चे से, तो अगर आप कंप्लेन करते हैं पुलिस स्टेशन में, तो गवर्नमेंट जो होगी उसको क्या करेगी, पनिश करेगी। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है गवर्नमेंट। ठीक आता है, नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कितने टाइप्स के गवर्नमेंट होते हैं, वही मैं कह रहा था। पहला होता है डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी होता है। सेकेंड होता है मोनार्की। मोनार्की क्या होता है वो भी देखेंगे हम। और थर्ड होता है डिक्टेटरशिप, वो भी हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं डेमोक्रेसी, जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसको ही डेमोक्रेसी कहते हैं। दीज आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी, ठीक है, पहला है डेमोक्रेसी, दूसरा मोनार्की, तीसरा है डिक्टेटरशिप। पहला है डेमोक्रेसी। In a democracy, people are supreme. It is the people who give the government to the powers, make decision and enforce law. ये लोग ही होते हैं जो क्या करते हैं, चुनते हैं अपने सरकार को हर 5 साल में एक बार। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट उनके लिए लॉज बना सके, उनके लिए काम कर सके। ठीक है, कौन, लोग, यहाँ के लोग राजा होते हैं डेमोक्रेसी में। सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार बस 5 साल के लिए होती है और 5 साल में वो लोगों के लिए काम करना पड़ता है, तभी वो फिर से गवर्नमेंट बन सकती है। तो यहाँ पर लोगों का राज होता है, कॉमन पीपल का राज होता है। यहाँ पर लिखा है इलेक्शंस के जरिए जो वो इलेक्टर्स होते हैं वो चूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट होगा वो कौन होगा। यहाँ पर लिखा है इलेक्शंस इन विच इलेक्टर्स वोटर फॉर द गवर्नमेंट फ्रॉम नंबर ऑफ पोलिटिकल पार्टीज। इन फैक्ट पीपल वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन और कैंडिडेट एंड इलेक्ट देम। लोग चाहें तो मतलब पूरा कंट्री के लोग चाहें तो किसी एक को जिताकर गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है, दिस इलेक्टेड पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट। ये जो मतलब जो इंसान जीतेगा, जो उस पार्टी उसमें जीतेगी इलेक्शन में, वो क्या करेगी, गवर्नमेंट बनाएगी और इस सिस्टम को कायम रखेगी। द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पीपल। अगर लोगों के बीच कुछ भी होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, गवर्नमेंट होगा, सरकार होगा, जो लोग बनाए हैं जिसको। इट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट डिसीजन टू द पीपल। वो जो भी करेगा गवर्नमेंट लोगों के लिए, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम लोगों के लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के यहाँ पर लोगों का राज है। ठीक है, यहाँ पर लोग राज करते हैं, सरकार तो बस आती जाती रहती है। ठीक, मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट। मतलब जैसे 210 या 215 कंट्रीज हैं, उसमें से ज़्यादातर क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। 60 to 70% या 70 to 80% कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है, जहाँ पर लोग राज करते हैं। हर 5 साल में एक बार चुनाव होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इंडिया जो है सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। इतने जाति होने के बावजूद सबसे बड़ा कंट्री है कौन, इंडिया। किसमें, डेमोक्रेटिक में। उसके बाद आता है अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ बहुत सारे देश हैं जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप जो गवर्नमेंट आता है हमारा, वो होता है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, इन ए मोनार्की द हेड ऑफ द रॉयल फैमिली इज़ द हेड ऑफ द नेशन। जो वहाँ का राजा रहता है
वही राजा पूरे नेशन का राजा रहता है। मतलब जैसे मान लो इंडिया में कोई राजा है, ठीक है, जैसे पीएम मान लेते हैं कि ये बड़े घर के हैं, जो हमारे मोदी जी हैं बहुत बड़े घर के हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपने घर के तो राजा रहेंगे ही साथ पूरे देश के भी राजा रहेंगे। यहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक मतलब वोटिंग नहीं होता है, यहाँ पर इलेक्शन नहीं होता है। वही हमेशा जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो राजा बने रहेंगे। जैसे रूस में जो है व्लादिमीर पुतिन है, वहाँ के वो राजा हैं, रॉयल फैमिली से हैं, तो हमेशा के लिए क्या करेंगे, एक ही रहेंगे जब तक कि कोई वो मर नहीं जाते, तब तक दूसरा नहीं आ सकता। द मोनार्क और द किंग और क्वीन, जो मोनार्की होते हैं, जो राजा या रानी होती हैं, वो अपने बेटे को या अपनी बेटी को अगला वारिस बनाती हैं नेशन को चलाने के लिए। इन दिस सिस्टम द मोनार्क टेक्स डिसीजन एंड रन्स द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एडवाइजर। जो मोनार्क, जो राजा और रानी होते हैं, उनके कुछ मिनिस्टर्स होते हैं खास, मतलब अपने उनके खुद के मिनिस्टर्स होते हैं, घर वाले होते हैं, चाचा भतीजे होते होंगे, उनका वो एडवाइस लेके लोगों के लिए काम करते हैं, ठीक है। लोग इसमें नहीं पूछ सकते कि आप क्यों कर रहे हैं, इसमें भी काम अच्छा होता है, मतलब मोनार्की में भी काम अच्छा होता है, लेकिन ये लोगों के द्वारा नहीं होता है, ये रॉयल फैमिली के द्वारा होता है, ठीक है। द किंग और द क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड देयर डिसीजन टू एनी बॉडी। वही मैं कह रहा हूँ कि राजा या रानी जो भी करेंगे लोगों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ। उनका मर्जी आएगा तो उनके लोगों के लिए काम करेंगे, उनका मर्जी है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये रॉयल फैमिली होती है, राजा रानी, ठीक। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पर ये मोनार्की चलता है अभी भी, ठीक है। जैसे मोरक्को, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे ये मोनार्कियल अभी भी फॉर्म गवर्नमेंट चल रहा है, मतलब मोनार्की अभी है, मतलब वहाँ के राजा रानी अभी भी मतलब रूल कर रहे हैं पूरे देश में, ठीक है। तो ये भी एक तरह से अच्छा है, लेकिन डेमोक्रेटिक इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है गवर्नमेंट का, वो होता है डिक्टेटरशिप। सबसे खराब और सबसे बुरा यही होता है कि यहाँ के तानाशाह लोग रहते हैं। जैसे कोरिया है हमारा, सुने होंगे ना, कोरिया जो है वहाँ पर तानाशाही चलती है, तो बहुत बेकार है। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अभी मैंने आपको 2-3 केस बताऊंगा इसका, तानाशाही का। देखते हैं इसमें क्या होता है। इन अ डिक्टेटरशिप पीपल हैव नो राइट्स एंड ऑल द पावर रेस्ट इन हैंड्स ऑफ वन मैन। इसमें लोगों के पास कोई भी राइट्स नहीं होता है, मतलब कोई भी लोग इसमें बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ जो सारा पावर रहेगा बस एक इंसान के हाथ में रहेगा, उसके पास मतलब सारा पावर है, वो जो चाहे वो कर सकता है, लोगों को मार सकता है, लोगों को जो भी चाहे वो दे सकता है, मतलब वो सब उसके हाथ में रहेगा। वो चाहे तो नेशन से खेल सकता है, ठीक है। तो बहुत ही मतलब तानाशाही चलती है इसमें, डिक्टेटरशिप में। जैसे वो हिटलर था, हिटलर क्या था, तानाशाह था, डिक्टेटरशिप था। मोस्ट डिक्टेटर्स गेन पावर आइदर देयर मिलिट्री टेक ओवर बाई सीजिंग लीडरशिप फॉर एक्साइटिंग रूलर्स। ये कहाँ से आते हैं डिक्टेटरशिप, देखिए अचानक से तो पैदा नहीं हो जाएंगे, एक आते कहाँ से, देखिए जो हर देश में मिलिट्री होती है ना, मिलिट्री आर्मी, वो कि उसके जो हेड होते हैं, मिलिट्री के हेड होते हैं, कुछ लोग पागल होते हैं, ठीक है। वो समझते हैं कि मैं रूल करूँ उस पूरे नेशन को। तो क्या करते हैं कि जो वहाँ का लीडर रहता है अपने मिलिट्री पावर से उसको हटा देते हैं। जो लीडर रहा होगा, जो पीएम रहा होगा वहाँ का, वो अपने पावर से हटा देंगे, उसको मार देंगे और अपने खुद उस गद्दी पे बैठ जाएंगे और रूल करेंगे। तो ये ऐसे जन्म लेते हैं कौन, डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो कोरिया में ऐसे ही होता है, डिक्टेटरशिप ही है। जिससे वहाँ जब कोरोना चल रहा था तो वहाँ के जो भी लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे थे उन लोगों को मार दे रहा था। ये नहीं कि उसका इलाज कराए, उसको मार दे रहा था। ये क्या है, डिक्टेटरशिप है, मनमर्जी है। इन दिस सिस्टम सिटीजन कैन नॉट रेज एनी क्वेश्चन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स मेथड फंक्शनिंग। वहाँ के जो लोग होंगे, डिक्टेटरशिप जिस कंट्री में चल रही होगी, वहाँ के जो लोग होंगे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, और क्वेश्चन करेंगे तो उनको मार देंगे ये सब जो तानाशाह लोग होंगे। सिटीजन इज़ नॉट द मास्टर ऑफ द फेट बट इज ऑलवेज द मर्सी टू डिक्टेटर। जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो डिक्टेटरशिप रहा है, बहुत बड़े बड़े डिक्टेटरशिप रहे हैं। जैसे पाकिस्तान का एक रहा डिक्टेटरशिप जिसका नाम है परवेज मुशर्रफ। ये आ सकता है आपके MCQ में या ट्रू फॉल्स में, फिर इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि पाकिस्तान का डिक्टेटरशिप कौन था, तो परवेज मुशर्रफ था, ठीक है। सद्दाम हुसैन इराक का था, कहाँ का, सद्दाम हुसैन, ये मर चुका है, जिसने इसको USA वालों ने मार दिया है अभी जस्ट ही रिसेंट में, 1-2 साल पहले ही, ठीक है। सद्दाम हुसैन ये भी काफ़ी ज़्यादा बुरा इंसान था, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब तानाशाही करता था अपने देश में, इराक में। तो इसको वहाँ के जो इराक के लोग थे काफ़ी अर्जियाँ लगाए USA को कि आप हमारी मदद करिए, तो उन लोगों ने इसे मार दिया, काफ़ी दंगे हुए थे। तो ये थे 2 लोग जो तानाशाही कर रहे थे। इसमें वहाँ कोरिया का किम जोंग है, बहुत तानाशाही करता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। खूबियाँ क्या है डेमोक्रेसी का। जो हमारी कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ लोगों के द्वारा वोट होता है, लोगों के द्वारा राजा चुना जाता है, ठीक है। तो उसकी खूबियाँ क्या होती हैं, खूबियाँ क्या होती हैं, पहला खूबी है रूल बाय द पीपल।
यहाँ के जो रूल करते हैं, जो शासन टाइट करते हैं, वो लोगों के द्वारा होता है। लोगों के द्वारा कैसे होता है? डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय द पीपल। द बेसिक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। दैट इज पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर रूल्स और लीडर्स। मतलब लोगों के पास ऐसी ताकत होती है, ये अपने मन चाहे मतलब रिप्रेजेंटेटिव को, प्रतिनिधि को चुन सकते हैं और उन्हें गवर्नमेंट फॉर्म करने दे सकते हैं। तो ये मेजॉरिटी में होता है। जिससे मान लो 150 करोड़ लोग हैं, ठीक है, या 100 लोग मान लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 100 लोग हैं, 100 लोग में से कोई एक, जैसे 3-4 बंदे उठ रहे हैं वोटिंग के लिए, मतलब पीएम बनने के लिए, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा, जो 95 लोग बचेंगे, उस 95 लोगों में से 3 लोगों को वोट देना होगा। जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होगा वही क्या बनेगा, किंग, राजा बनेगा, या गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, वही उस देश को चलाएगा। तो वहाँ के लोग फॉर्म करते हैं और हर ये 5 साल में वोटिंग होती है। इसकी वजह से लोगों के पास पूरा हक होता है कि गवर्नमेंट को बदल सकते हैं जब चाहे तब। जो सेकेंड फीचर है डेमोक्रेसी का, जो दूसरी खूबी है, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है प्रतिनिधि, जो उसमें मतलब वोटिंग के लिए चुना गया है या सरकार के लिए चुना गया है। एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल में देखा जाए तो डेमोक्रेसी इज यूजुअली मीन्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब इस समय में आप जिसको चुनेंगे वही क्या होगा, मतलब पीएम बनेगा इस देश का। क्योंकि people do not participate directly in the government but choose to their representative in the selection process। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि आप खुद नहीं पीएम बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 150 करोड़ लोग खुद को पीएम बताते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन होता है हर 5 साल में। तो कुछ पार्टीज होती हैं, ठीक है, कुछ पार्टी मतलब कुछ एक पार्टी में कई सारे लोग होते हैं, तो उस पार्टी में जो सबसे बेहतर इंसान होगा उसको खड़ा किया जाएगा और उसको लोग वोट देंगे। तो ऐसा होता है इसमें डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो वही कह रहा है। Further, these representatives sitting together make decision for the entire population of the country। जीतने के बाद जो पार्टी जीतती है उसमें जो पीएम बनता है, वो पीएम जीतने के बाद उस पूरे देश के लिए डिसीजंस लेता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, जो लोगों के लिए होता है। तो लोग मतलब अच्छा ही हो तो लोग कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनके लिए ही किया जा रहा है। जो थर्ड फीचर है क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब कि इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। मतलब जितने भी यंग लोग हैं, ठीक है, जितने भी एडल्ट लोग हैं जो जवान हो चुके हैं, वो उनको राइट्स देता है कि आप भी वोट दे सकते हैं, आप भी चुन सकते हैं कि आपका जो है पीएम कौन होगा, ठीक है, आपका गवर्नमेंट कौन होगा। तो ये कह रहा है कि ये हर जगह, दूर जगह में नहीं होता, ना इसमें ना मोनार्की में होता है, ना ही डिक्टेटरशिप में होता है। कहाँ पर होता है? बस डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे हमारा इंडिया है, सबके पास राइट्स हैं, सबके पास हक है कि आप इसको वोट दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर वोटिंग हो रही है, ठीक है। दिस इज एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? डेमोक्रेटिक का। अगर ये पूछता है कि डेमोक्रेटिक सबसे बड़ा जो मेन की फीचर है, सबसे बड़ी जो बात है डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो क्या है? तो यही वोटिंग होती है, कि लोगों के द्वारा वोटिंग होती है, जबकि और कहीं नहीं होते और किसी भी गवर्नमेंट में नहीं होता है, ठीक है। नाउ नो गवर्नमेंट कैन क्लेम इटसेल्फ टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री विदाउट अलाउइंग द एडल्ट टू वोट। मतलब बिना वोट दिए कोई भी पार्टी या कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि हम इस देश के पीएम हैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और कहेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो खिलाफ है इस नियम के। इन द अर्लीस्ट डेमोक्रेसीज, जब 50-100 साल पहले के जो चुनाव होते थे 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, मतलब 1920, 1950, 1970 में, तो उसमें क्या होता था देखते थे। अब तो बहुत बदल चुका है, लेकिन पहले के लोग ऐसे नहीं थे। ओनली मेन हु हैड सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन वर अलाउड टू वोट बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो 50-100 साल जो पहले वोटिंग होती थी उसमें इस तरह नहीं था, उसमें सारे लोग वोट नहीं दे सकते थे। कौन वोट दे सकते थे? जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी हो, मतलब जो अमीर हो और जो पढ़े लिखे हों, बस वही बस वोट दे सकते थे अपने गवर्नमेंट को चुनने के लिए। बाकी जो बचते हैं गरीब लोग और लोअर कास्ट के लोग, जैसे दलित, अनटचेबल्स, ठीक है, ऐसे लोग वोट नहीं दे सकते थे। क्यों नहीं दे सकते थे? वहाँ पे लोग स्टीरियोटाइप होते थे। स्टीरियोटाइप क्या होता है मैंने बताया पिछले चैप्टर में, यहाँ भी मैंने एक्सप्लेन करूँगा आगे, देखिए। जैसे मैंने बताया कि पहले की जो डेमोक्रेटिक कंट्री थी वहाँ पर वोट नहीं दिया जाते थे गरीब लोगों को या औरतें को या जो लोअर कास्ट के थे। वैसे ही एक मूवमेंट चला इसी के लिए, वोटिंग के लिए औरतों के द्वारा। कहाँ पर चला गया था? पहले चला गया था यूरोप, यूएसए में, उसके बाद जगह हर जगह चलने लगा। तो इसमें देखते हैं कैसे क्या हुआ था कि कैसे औरतें जो है वोट देने लायक बन गई। द वुमेन सफरेट मूवमेंट ऑफ द और सफग्रेट मूवमेंट, या तो वुमेन सफग्रेट मूवमेंट कहिए या तो सफग्रेट मूवमेंट कहिए, ठीक है, रिफ़र करता है उन औरतों को जो मेहनत की थी वोट के लिए, खासकर यूरोप और यूएसए में।
उसमें काफ़ी मतलब दंगा चल रहा था कि औरतें जो है या गरीब जो है या जो लोअर कास्ट के लोग हैं ये वोट नहीं दे सकते क्योंकि इनके पास नॉलेज नहीं है किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। तो ऐसे लोग मानते थे पहले, तो इन सबको हटाने के लिए काफ़ी दंगे हुए। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वुमेन सफरेट मूवमेंट बिकॉज द टर्म सफरेट यूजली मीन्स राइट टू वोट। इसलिए इस मूवमेंट को क्या कहा गया सफरेट मूवमेंट, क्योंकि सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट, मतलब कि वोट को हक देना, मतलब हर एक इंसान को, जो भी इंसान उस कंट्री में मौजूद है उन सबको वोट का हक होना चाहिए। ठीक है, वही कह रहा है। वुमेन एंड देयर पुअर पीपल वर नॉट गिवन द राइट टू वोट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी लंबे समय तक ये चलता रहा कि औरतें और लोअर कास्ट के लोग, गरीब लोग वोट नहीं दे सकते थे। सम स्टीरियोटाइप, देखिए यहाँ पे दिया है, सम स्टीरियोटाइप्स एंड प्रीजुडिसेस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये इसके लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल थे। अब स्टीरियोटाइप प्रीजुडिसेस लोग कौन होते हैं, जो ये लोग मान के चलते हैं कि उनके अलावा जो गरीब लोग हैं या जो लोअर कास्ट के लोग हैं या जो औरतें हैं वो सब बेकार है उनके आगे, मतलब वो अपनी ओपिनियन क्या है किसी का ओपिनियन नहीं मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं, स्टीरियोटाइप लोग मानते हैं कि जो औरतें होती हैं वो दिमागी तौर से और फिजिकली मतलब कि शारीरिक रूप से वो कमज़ोर होती हैं। ठीक है, वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो डिसीजन ले पाएँ, तो इसलिए उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोग कौन मानते थे, स्टीरियोटाइप लोग। दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1848 इन अमेरिका, यह जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ मतलब वोटिंग वाला कि सबको वोटिंग का अधिकार मिले, 1848 में पहली बार हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में। ये आ सकता है, पूछेगा कि पहली बार जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में हुआ था और 1848 में हुआ था। फिर उसके बाद ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ 1870 में। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे तेज़ रफ्तार पकड़ लिया पूरे वर्ल्ड वार के टाइम। जब पहला वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जो सारे लोग थे, जो पुरुष लोग थे, उसमें लड़ रहे थे लड़ाई, बाकी जो उनके घर के औरतें थीं वो क्या करती, तो वो क्या करने लगी, आंदोलन करने लगी बैठे बैठे कि नहीं, हमको भी ये राइट्स मिलना चाहिए कि हम भी जाके लड़े। ठीक है, हम भी वोट देने लायक बने, जो गरीब लोग हैं वो भी लोग सामने आए ताकि हमको भी ये मौका मिले, ताकि हम भी अपने देश के लिए कुछ कर पाएँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा फैलने लगा धीरे धीरे। और लास्ट में क्या हुआ, उसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम आया, सबसे पहले जो राइट टू वोट का हक मिला, मतलब ये क्या बोलते हैं, दिया गया कि न्यूजीलैंड को 1893 में। किसको मिला, सबसे पहले न्यूजीलैंड को। ठीक है, इन्होंने क्या कि सबसे पहले आज़ादी पाई कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे औरतें हो, चाहे बड़े लोग हो, चाहे नीच जात के लोग हो, सबको अधिकार है वोट देने का, सबको अधिकार है काम करने का, सबको अधिकार है अपने देश की सेवा करने का। फिर उसके बाद हुआ ऑस्ट्रेलिया में 1902 में। ठीक है, फिर अमेरिका में हुआ 1920 में, फिर यूनाइटेड किंगडम यूके 1928 में हुआ, और फिर लास्ट में इंडिया में हुआ, जो कि था कहाँ पर, 1952 में। 1947 में आज़ादी मिली और लगभग 3-5 साल के बाद सबको मतलब वोट देने का अधिकार मिल गया कि चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मतलब लोअर कास्ट के लोग हो, सब लोग वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला केस स्टडी। जो दूसरा केस स्टडी है, पहले तो हमने देखा कि औरतों को और गरीब लोगों के लिए मतलब वोट नहीं देने का अधिकार था। अब आते हैं दूसरे लोग, जैसे साउथ अफ्रीका में कुछ लोग थे, मतलब 1952 के बाद जब हर जगह मतलब ये मिल गया था कि सब लोग वोट दे सकते हैं, फिर भी एक देश ऐसा बचा था जहाँ पर ये नहीं हुआ था, काफ़ी लेट से हुआ। कौन था वो देश, साउथ अफ्रीका था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में क्या था, वहाँ भी भेदभाव था, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, इंडिया से ज़्यादा वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, किस बात का डिस्क्रिमिनेशन था, ब्लैक और वाइट का। काले लोग क्या है, नीच जात के हैं, और वाइट लोग अपर कास्ट के हैं, तो उन लोग को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतें सहनी पड़ी थी। उन्हें एंटी अपार्थाइड कहा गया था, द एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल। एंटी अपार्थाइड जब भी कहेगा तो समझ लीजिएगा कि ये साउथ अफ्रीका की बात कर रहा है, क्योंकि वहीं पर खाली एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल चला था। दिस रिफर टू द स्ट्रगल अगेंस्ट रेशियल सेग्रेगेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। रेशियल मतलब जातीय को लेकर, ठीक है, दिक्कत दंगा हुआ था। अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन द बेसिस ऑफ रेस, जात के आधार पर सबको बांटा गया था। साउथ अफ्रीका में लोग डिवाइड थे, वाइट और ब्लैक में, वाइट, ब्लैक और इंडियन और कलर रेसेस में, मतलब ये 4 भागों में डिवाइड थे। पहला तो वाइट जो अंग्रेज लोग थे, ब्लैक जो वहाँ साउथ अफ्रीका के लोग थे, और इंडियंस जो यहाँ से उठाए गए थे, मतलब किडनैप करके ले गए थे लोग साउथ अफ्रीका में काम कराने के लिए। इंडियंस का मियर लेबर एज ट्रेडर्स, जो इंडियन थे वहाँ के लेबर के लिए काम करते जाते थे। ठीक है, दे वर अपार्थाइड लॉ अकॉर्डिंग टू विच ब्लैक वर सेपरेट फ्रॉम द वाइट, मतलब अपार्थाइड लॉ फॉलो किया गया कि ये उन लोगों के लिए जो लोग ब्लैक है या जो लोग इंडियंस हैं, ठीक है, उनके लिए अलग फैसिलिटी बनाई गई कि जो गोरे लोग थे, अंग्रेज़ लोग थे, उनके लिए वीआईपी फैसिलिटी थी, और इन लोगों के लिए जो ब्लैक लोग थे या इंडियंस लोग थे, उनके लिए जो भी बचा खुचा था उनको फैसिलिटी दी गई। जैसे यहाँ पर दिया है कि दे वर सेपरेट पब्लिक फैसिलिटी लाइक एजुकेशनल स्टैंडर्ड,
ठीक है। देवर सेपरेट हॉस्पिटल्स, उनका अंग्रेज़ों का एक अलग हॉस्पिटल था, ठीक है। वीआईपी हॉस्पिटल था, वीआईपी एम्बुलेंस था, वीआईपी ट्रेन्स थी, वीआईपी बसेस थी, ठीक है। इवन उनका वीआईपी एक बस स्टॉप भी था। और ब्लैक लोगों का अलग, मतलब बचा कुचा, पुनान दुरान सब उनका बचा कुचा गरीब लोगों का था। तो काफ़ी बहुत बड़ा मतलब इशू बन गया था उस साउथ अफ्रीका में, ठीक है। फिर कह रहा है द बेस्ट इवन बस कहा गया लैंड इन द कंट्री वॉज रिवर्ड विद द वाइट नॉन वाइट। जो वहाँ के गरीब लोग थे, जैसे जो वहाँ ब्लैक लोग थे, साउथ अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक ही पाए जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जो वहाँ के ब्लैक लोग थे वहाँ के नेटिव्स थे, नेटिव मतलब कि वहाँ के रहने वाले थे। और सोचो जो अंग्रेज आए थे वो वहाँ के हक जमाने लगे उनके देश में कि आप जो है आप हमसे नीच जात के हैं, आपके लिए बेकार चीज़ें रहेंगी, हम अमीर जात के हैं, वहाँ पर कास्ट के हैं, हमारे लिए अगले कास्ट रहेगी। फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया कब, 1970 में। कब, ये कैसे आया देखते हैं। काफ़ी लोग परेशान हो गए थे और धीरे धीरे एंटी मतलब आंदोलन वहाँ भी धीरे धीरे चालू हो गया। पीपल आर ओवर द वर्ल्ड बिगेन टू डिमांड दैट प्रैक्टिस शुड बी एंड। मतलब पूरे दुनिया में जब हर जगह आज़ादी सबको मिल गई थी, कि हर जगह आज़ादी सबको मिल गई वोट देने की, तब लोगों का ध्यान गया कहाँ पर गया, साउथ अफ्रीका में। कि साउथ अफ्रीका में तो बहुत ज़्यादा इतना लेट, इतना मतलब विकास हो गया हर जगह, फिर भी वहाँ पर ऐसा चल रहा है। तो लोग डिमांड करने लगे कि यहाँ पर आज़ादी मिलनी चाहिए। फिर एक पार्टी बनी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला। का नाम सुना होगा। इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था इस मतलब आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। इन्हों, ठीक है, क्या नाम था, नेल्सन मंडेला। और ये किसके लीडर थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के। बिकम प्रीमिनेंट इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड के खिलाफ ये काफ़ी ज़्यादा लड़े और लोग इनके साथ थे क्योंकि ये भी इन्होंने भी लॉ की डिग्री की थी और इन्हें भी पता था गांधी की तरह। जैसे इंडिया में गांधी काम किए थे वैसे ही नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में हीरो थे, ठीक है। तो इंडिया के लिए गांधी और वहाँ के लिए नेल्सन मंडेला, ठीक। अल्टीमेटली 1991 साउथ अफ्रीका बिकेम द डेमोक्रेटिक कंट्री। फिर लास्ट में जाके 1991 में, अभी कुछ मतलब 20-25 साल पहले ही उनको आज़ादी मिली है। सोचो इतना लेट से उनको आज़ादी मिला है। उसके बाद इलेक्शन हुए जहाँ पर नेल्सन मंडेला को पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया साउथ अफ्रीका का। तो पूछेगा कि हु इज़ द ब्लैक फर्स्ट प्रेसिडेंट, मतलब पहला जो ब्लैक फर्स्ट प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है साउथ अफ्रीका का, वो कौन है, तो है नेल्सन मंडेला। ये रहे बीच वाले, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़े हीरो थे वहाँ के, कौन के, साउथ अफ्रीका के। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं इंडिया का। तो आप भी लोग जानते हैं कि मैंने पीछे जब बताया कि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब ऊंच नीच का मतलब जाति चलता था। यहाँ पे लोग कुछ लोग थे स्टीरियोटाइप के। लेकिन ये सब कहाँ कब था, इंडिपेंडेंस डे के पहले था, जब आज़ादी नहीं मिली थी तब की बात कर रहा है। इंडिया ऑल्सो विटनेस डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया भी भेदभाव का काफ़ी कारण बना था। यहाँ पे भी लोग काफ़ी परेशान हुए थे। ऑन सर्टेन बेसिस ओनली स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। कुछ मतलब लोग थे जो यहाँ पर वोट दे सकते थे। बट ओनली ग्रेटेड पॉलिटिकल लीडर लाइक गांधी जी स्ट्रॉन्गली अपोजिट। गांधी जी जब अपने लॉ को डिग्री पूरा करके इंडिया में आए, इन्होंने जब देखा ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए और इसको अपोज किए पूरे भारत में। गांधी जी राइटली डिमांडेड दैट एवरी एडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट। मतलब इन्होंने डिमांड किया कि पूरे भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे अमीर हो, ठीक है, सबको अधिकार मिलना चाहिए वोट देने का, सबको अधिकार मिलना चाहिए अपने देश की सेवा करने का, सबको अधिकार मिलना चाहिए एक बराबर का, सब लोग इक्वल हैं, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सही, लेकिन बाद में इनको भी क्या हुआ, आज़ादी मिल गई। और सबको 1952 में, मैंने पीछे केस में बताया कि इंडिया को भी 1952 में आज़ादी मिल गई थी कि यहाँ की औरतें और गरीब लोग को भी वोट दे सकते हैं, ठीक है। ये था केस स्टडी क्योंकि इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आता है हमारा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि कितने गवर्नमेंट के लेवल होते हैं। जैसी बात है 3 लेवल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ टू वैरायटी ऑफ जॉब्स, इट वर्क डिफरेंट लेवल्स। लोकल लेवल्स, लोकल मतलब कि जो हमारे गांव के लेवल्स होते हैं, गांव के बेसिस पे काम करना। फिर आता है स्टेट लेवल जो हमारे राज्य के स्तर पे काम करते हैं। फिर आता है नेशनल लेवल जो कि हमारे पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे कंट्री के लिए काम करते हैं। जो से पहला लेवल है, पूछेगा ये एग्जाम पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। बस आपको डिफिनीशन लिखना है तीनों का और कुछ नहीं। पूछेगा व्हाट इज़ लोकल गवर्नमेंट, या लोकल लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल, क्या होता है देखते हैं। द गवर्नमेंट इन अ विलेज, टाउन और लोकेलिटी इज नोन एज लोकल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट, जो सरकार रहती है गांव में या टाउन में या लोकेलिटी में, उसको हम क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कि गांव का प्रधान होता है, ठीक है, या शहर का जो वार्ड के में होते हैं छोटे छोटे मतलब नेता होते हैं, बहुत छोटे छोटे वार्ड के नेता, मोहल्ले के नेता, उनको हम लोकल लेवल कहते हैं। इनका काम क्या होता है देखते हैं। दिस गवर्नमेंट डील्स विद द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द लोकल पीपल। जो वहाँ के लोकल पीपल होते हैं गांव के, ठीक है, उनको जो प्रॉब्लम्स होती है उनको ये लोग सुलटाते हैं। कौन, लोकल जो प्रधान वगैरह रहते हैं उनको ये लोग देखते हैं, पंचायती,
जैसे एग्जांपल पंचायती सिस्टम में कहाँ होता है, गांव में होता है। जैसे कोई दंगा उंगा होता है गांव में या झगड़ा होता है तो पंचायत जो होता है वहाँ का वो उसको समझाता है और उनको ठीक करता है लोकल लेवल पे। जब जिला लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो जो होता है जिला परिषद, ये भी लोकल गवर्नमेंट में आता है। तो ये वहाँ को मतलब देखता है। फिर आता है म्यूनसिपल कमेटी, जो शहरों में होता है, छोटे छोटे वार्ड होते हैं, उनको ये देखता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे ही होता है। ये सारे क्या है, लोकल गवर्नमेंट है। मतलब लोकल के लोगों को देखने के लिए, लोकल के प्रॉब्लम को देखने के लिए ये लोग होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट लेवल। स्टेट लेवल क्या होता है कि ये राज्य के स्तर पे काम करता है। जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ के सीएम होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो इन सबको देखते हैं। जैसे द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट लेवल गवर्नमेंट। जो सरकार राज्य के स्तर पे काम करती है उनको हम राज्य गवर्नमेंट कहते हैं, सीएम बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर। दिस गवर्नमेंट डील्स विद द इशू रिलेटेड टू द इंटायर स्टेट। ये गवर्नमेंट जो है वो उन प्रॉब्लम्स को फेस करती है जो प्रॉब्लम्स स्टेट लेवल पे होते हैं, राज्य लेवल पे होते हैं, उनको ये सब देखती है। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, केजरीवाल जैसे हो गए, ठीक है, और भी सारे नेता हैं, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट हो गया, यूपी गवर्नमेंट हो गया, राजस्थान गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें होती हैं स्टेट लेवल पे। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल लेवल। अब नेशनल लेवल क्या होता है, इसको 3 नाम से जाना जाता है नेशनल लेवल को। पहला है नेशनल लेवल, नेशनल गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट, या यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि ये पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इसका 3 नाम है। द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज नोन एज द नेशनल गवर्नमेंट। जो सरकार रहती है नेशनल लेवल पे, उसी को हम कहते हैं नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंटर से रह के पूरे देश को काम करती है, पूरे देश के लिए काम करती है, या यूनियन गवर्नमेंट, जो पूरे देश के लिए यूनियन का काम करती है। इट डील्स विद द इशू रिलेटेड टू द इंटायर कंट्री। ये उस इशू से काम करती है, इस प्रॉब्लम को फेस करती है जो पूरे कंट्री के लिए होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में इंडियन गवर्नमेंट ये क्या है, पूरे देश के लिए काम करती है। जैसे इसमें मोदी जी हैं, पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। तो ये था हमारा चैप्टर आज का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाकी के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड लक।